आज हम आपके लिए अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने आपसे डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग में नेचर और इम्पोर्टेंस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और नीड और रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सक्सेसफुल प्रमोशन। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी के प्रमोशन करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, क्या है कि जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट के मुझे एडवर्टीज़मेंट पे, सेल्स पे, सेल फोर्स पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो प्रमोशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे टोटल जो मेरी कैपिटल है उसका कितना बजट मेरे सेल्स एंड मार्केटिंग पे खर्च किया जाएगा। एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है कि एक एफिशिएंट और एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को चलाती है। देखिए, यदि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होगी तो मेरे सारे गोल क्लियर होंगे। प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी लेबर हायर करनी है, कितनी हायर अथॉरिटीज़ जो मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, कितने वो लोग मुझे रिक्रूट करने हैं, मेरी लिक्विडिटी कितनी होगी, मैं एक बार में कितना सामान मंगवा सकता हूँ, मार्केट से मुझे कितना उधार मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ बिज़नेस और एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में मेरे बिज़नेस को फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चलती है। थर्ड है एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के डेवलपमेंट में, बिज़नेस के एक्सपेंशन में भी फाइनेंशियल प्लानिंग काम आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों काम आती है? क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या करा, हमने वेरियस सोर्सेज से फंड इकट्ठा किया। हमें ये मालूम है इक्विटी शेयर से हमने कितना कैपिटल रेज़ करी, प्रेफरेंस शेयर से कितनी कैपिटल रेज़ करी, डिबेंचर से कितनी कैपिटल रेज़ करी, बैंक लोन से कितनी कैपिटल रेज़ करी। अब क्या हुआ, मैं ये देखता हूँ कि भाई क्या मेरी बैंक की क्रेडिट लिमिट ख़त्म हो गई। मैं देखता हूँ कि क्या लोग मेरी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ओनरशिप चाहते हैं, इक्विटी शेयर चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे जब मैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करता चलता हूँ तो मुझे पता चलता जाता है, जिससे जब मुझे अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन करना है तो मुझे पता पड़ जाता है या मुझे एक आइडिया लग जाता है कि भाई मैं किस सोर्स से अपनी कैपिटल बहुत अच्छे से रेज़ कर सकता हूँ। देन कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशंस। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, आपको एफिशिएंट डायरेक्शन में बिज़नेस चलेगा, सेम ऑपरेशंस में जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है यदि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होती है। तो क्यों होती है अच्छी? क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट शुरू किया था तो आपको बताया था कि फाइनेंस इज़ दी बैकबोन ऑफ दी एवरी बिजनेस। मतलब कोई भी एक्टिविटी आपकी बिज़नेस की होगी या अच्छे टाइम में यदि हम बात करें हमारी पर्सनल एक्टिविटी भी होगी, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस और मनी से रिलेटेड होती है। तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशंस की, तो सारे डिपार्टमेंट में ऑपरेशन तभी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएंगे जब प्रॉपर क्या होगा, फाइनेंस अवेलेबल होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो नहीं करवा पा रहा, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। या मार्केट से जो डिमांड जनरेट हो रही है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लाकर दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो मेरा मटेरियल डिपार्टमेंट है, जो मेरा स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है, उससे टाइम से मटेरियल ना मंगवा कर प्रोडक्शन की जो डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो भी क्या होगा, मेरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स कि यदि मेरे पे फाइनेंस अवेलेबल है तो मेरा ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि भाई कंपनी पे लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी पे फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकता, सप्लायर उसको उधार देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर मेरे आ सकते हैं, तो उसके लिए मेरा कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ बिज़नेस। जैसे हमने बात करी, यदि मुझे कोई पेमेंट करना पड़ जाए एट रैंडम तो मेरे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, या मेरे पास मार्केट से कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, जो भी हमने ऊपर अभी एक एग्जांपल दिया था
कि तो उसके लिए मेरे पास लिक्विडिटी इतनी अवेलेबल होनी चाहिए कि मैं जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर पाऊँ, उस अपॉर्चुनिटी को मैं ले पाऊँ। देन फ्यूचर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी होती है वो फ्यूचर के लिए होती है। मतलब हम आज फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे रिटर्न्स मुझे आज मिलने शुरू नहीं होंगे, वो हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे मिलने शुरू होंगे। तो बेसिकली जो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए करता हूँ, ना कि प्रेजेंट को डेवलप करने के लिए। आइए अब हम बात करेंगे बेसिकली फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनके बेसिस पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला मेरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि मेरे बिज़नेस की प्रकृति या मेरे बिज़नेस का नेचर कैसा है। नेचर मतलब मैं किस तरीके का बिज़नेस कर रहा हूँ, किस तरीके का मतलब कि बेसिकली जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मुझे कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें मेरी नेचर ऑफ बिज़नेस में आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कंपनी कोको कोला है, पेप्सी है, ये जो बिज़नेस कर रही है वो क्या करती है, वो ये देखती है भाई मुझे प्रोडक्शन करना है, यहाँ पर जो मेरा जितना भी यूथ है वो यूथ इन ड्रिंक्स को पसंद करता है और पीता है। लाइक कोई कोको कोला, कोई पेप्सी, कोई थम्स अप, वो सब हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करने में आप कोको कोला वाले को देखना होगा कि मेरा जो मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी कितने का लगेगा या कितने का लगा होगा, और वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, प्लस मार्केटिंग के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा, तो वो मेरे नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है। दूसरा मेरा नेचर ऑफ बिज़नेस पे एक चीज़ और डिपेंड करती है कि जो आपकी पेमेंट साइकिल है, मतलब जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में दिया वो मार्केट में कितने दिन बाद उस प्रोडक्ट का पेमेंट आपके पास वापस आएगा, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। जैसे आपने मार्केट में जो पेमेंट दिया वो जल्दी आपका 1 महीने में, 2 महीने में यदि आपके पास वापस आ जाएगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की या कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि वो पेमेंट लॉन्ग टर्म में आपके पास वापस आता है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कोल्ड ड्रिंक्स का। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है भाई, नॉर्मली जैसे आप और हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं या पीने जाते हैं तो डायरेक्ट क्या करा, हमने जिस भी शॉपकीपर से, जिस भी रिटेलर से या बेकरी शॉप से जिससे हमने कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करी उसको हमने आखियत कैश दे दिया। जब कोल्ड ड्रिंक का सेकंड लॉट उसकी शॉप पे आया तो उसने पहला जितना भी पेमेंट था वो उस पर्टिकुलर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को कर दिया। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है मेरा, जो मेरा कैश की साइकिल है वो घूमती रहती है। लेकिन यदि मैं बात करूं इसी के अगेंस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की, लाइक कार्स वगैरह की, या हम बात करें हैवी कार्स और लग्जरी कार्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैक्सिमम जो कार होती हैं वो मेरी फाइनेंस पे ली जाती हैं। जब वो फाइनेंस पे ली जा रही हैं तो वो जो फाइनेंस की इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपकी 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की बनती हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा की आप बना रहे हो। तो अब क्या है, जब वो आप उसकी फाइनेंस की किस्तें बना रहे हो तो इट मीन जो कंपनी ने आज पैसा लगाया वो आज से 5 साल बाद उसको रिकवर हो पाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर को 5 साल बाद रिकवर हो पाएगा। तो ये जो होती है मेरी कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, प्लस जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वो भी डिपेंड करती है कि मुझे अपने बिज़नेस में कितने रुपए तक की या कितने ह्यूज कैपिटल की या कितनी मिनिमम कैपिटल की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। दूसरा साइज़ ऑफ बिज़नेस। मेरे बिज़नेस का साइज़ क्या है, मेरा बिज़नेस बड़े लेवल का है, मीडियम लेवल का है या छोटे लेवल का है, तो उसके हिसाब से भी मुझे क्या करना पड़ता है, साइज़ ऑफ बिज़नेस के हिसाब से भी मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के आसपास कोई एक जनरल स्टोर है, तो वो जनरल स्टोर है तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि वो आपके आसपास के क्राउड को ही केवल कवर कर रहा है। लेकिन यदि हम बात करेंगे सुपर मार्केट्स की, आप बिग बाज़ार जाते हो, आप अदर रिटेलर शॉप आप जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पूरी आगरा की या पूरी जो आपकी लोकेलिटी है उसकी पब्लिक आती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका साइज़ ऑफ बिज़नेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाता है साइज़ ऑफ बिज़नेस पे भी डिपेंड करती है मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग। देन अमाउंट ऑफ रिस्क, मेरे बिज़नेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। यदि बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा तो मुझे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम रिस्क इन्वॉल्व होगा तो मुझे कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब ज़्यादा रिस्क कब होता है, जब कोई भी फाइनेंस में लॉन्ग टर्म में या जो मेरी कैश की साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तब मेरे बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होता है। और जिसमें कैश की मेरी साइकिल कम होती है
पेमेंट आने की साइकिल कम होती है, पेमेंट रिसीव की साइकिल कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेरे पे कैश आसानी से जब मुझे रिसीव हो जाता है तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। इट मीन्स आपका जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, फाइनेंस कंपनीज़ का रिस्क ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ, लाइक मैं बात करूँ यदि डेली नीड्स की कंपनीज़ का, या मैं बात करूँ आपसे नॉर्मली आपकी जो कोको कोला या पेप्सी की, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, यदि मुझे अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करना है तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, लाइक मैं इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज कर सकता हूँ, मैं डिवेंचर इशू कर सकता हूँ, मैं लोन ले सकता हूँ। तो वो मेरे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस को चेकआउट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, देखिए हर बिज़नेस एक्टिविटी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ये आप शुरू से पढ़ते आए हो। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पार्टनरशिप फर्म है तो भी आपका पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी अकाउंट है यदि कंपनी है आपकी तो भी कंपनीज एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। इट मीन्स आपके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन किस पे जा रही है, गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे होता है, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, लाइक आप जो अपने सराउंडिंग्स में आप काम कर रहे हो, क्या आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल का रहता है। प्लस यदि मान के चलो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि भाई कितना इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, वो सारी गाइडलाइन भी गवर्नमेंट की गिवन है। तो उसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट की गाइडलाइन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो हमें उस पर भी अपनी ध्यान देना होता है और उसी हिसाब से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होती है। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान अभी मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस में, कि भाई यदि मुझे फ्यूचर में अपने बिज़नेस को और डेवलप करना है या बेसिकली और ज़्यादा मुझे एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन में किस सोर्स से जो मेरी रिटर्न अर्निंग है, मतलब जो मेरा प्रॉफिट में से बचा हुआ हिस्सा है उससे करूं या नए फंड अराइज करूं, तो वो सब सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसीजन लिए जाते हैं। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, क्या मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में है, क्या मैनेजमेंट हाई रिस्क लेना पसंद करता है, मैनेजमेंट एवरेज रिस्क पे या नॉर्मल रिटर्न्स पे ही काम करना पसंद करता है। तो एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। यदि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो क्या करेगा, कम इक्विटी शेयर इशू करेगा। यदि मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा तो वो इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करेगा, डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह कम इशू करेगा। तो ये मेरा एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द नेचर वो मेरा चेंज हो सकता है। इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस भी मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करती है। देखिए हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जितना ज़्यादा बिजनेस में रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। जब ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न है। इट मीन्स यदि मेरी कैपिटल ज़्यादा लगी होगी, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और मैं उस प्रोडक्शन से अपनी सेल को अच्छे से मीट आउट कर पा रहा हूँ, तो मेरी बिज़नेस की इनकम भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग ही मेरी बिज़नेस की इनकम को डिसाइड करती है कि भाई मुझे 10% प्रॉफिट होने वाला है, 15% प्रॉफिट होने वाला है या 20% प्रॉफिट होने वाला है। तो ये मेरे फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। पहला लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या, कि भाई ज़रूरी नहीं है जो मेरे फाइनेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे फाइनेंशियल मैनेजर हैं, उन फाइनेंशियल मैनेजर में और जो मेरे नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, कौन है, नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स, इन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर अपने फाइनेंस के पार्ट पे बात करेगा, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर वो अपने हिसाब से देखेगा कि भाई किस हिसाब से प्रोडक्शन होना है, किस हिसाब से रिक्रूटमेंट होना है, परचेज मैनेजर अपने हिसाब से देखेगा। तो बेसिकली यदि इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा मेरा किस पे पड़ने वाला है, सीधा सीधा इम्पैक्ट मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग पे पड़ने वाला है। बेस्ड ऑन फ्यूचर, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने पुरानी वीडियो में भी, अपनी पहली वीडियो में भी पढ़ा, कि जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट पे बेस्ड नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर। मतलब कि आज जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद मिलेगा। उसके रिटर्न की मैं इंस्टेंट ये नहीं कर सकता कि भाई आज ही मुझे रिटर्न मिलने
वाला है। थर्ड है स्ट्रिक्टली फोर्सेबल। स्ट्रिक्टली फोर्सेबल ये मेरी बेसिकली लिमिटेशन है। ये क्यों है? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैंने बनाई, मुझे उसी हिसाब से अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यदि मैंने उस हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या होगा, मेरे पास लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं, और लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट होने के कारण से जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे पे लोड ऑफ पेमेंट है, लाइक इंटरेस्ट का पेमेंट है और अदर पेमेंट्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रिक्टली मुझे क्या करना पड़ता है, एनफोर्सली उसको अप्लाई करवाना पड़ता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग जितने टर्म की गई है, जितने आउटपुट पे की गई है, जितनी कैपिटल पे की गई है, कैपिटल की जो प्लानिंग की गई है, उसी हिसाब से मुझे सारी चीज़ें फ्रेम करनी पड़ती हैं। तो ये मेरी लिमिटेशंस होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी इंपॉर्टेंस, हमने आपसे बात करी फैक्टर एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आज की हमारी वीडियो थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड करें। थैंक यू।